स्वागत है आपका प्राचीन कहानियों के इस मंच पर। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही प्रेरक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें प्रेरित करता है ऐसी अनमोल कहानियां आप तक लाने के लिए। यह कहानी जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की है। वे जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को धोखे से फंसाकर लूटती और उनकी हत्या कर देती थीं। लेकिन एक दिन ऐसा यात्री आया जिसने उन दोनों बहनों और उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कहानी की शुरुआत एक राजा से होती है जिसने अपने बेटे को किसी दोष के कारण क्रोध में आकर देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने दिल में भारी उदासी लिए अपने साथ 4 लाल रत्न और कुछ स्वर्ण लेकर महल से निकल पड़ा। चलते चलते जब वह नगर से दूर एक घने जंगल के पास पहुंचा तो उसे एक संत का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। संत ने उसका उदास चेहरा और शरीर पर महंगे कपड़े देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखा तो मैंने सोचा कि आपके दर्शन जरूर करने चाहिए। महेंद्र की बात सुनकर संत ने कहा, बेटा तुम एक नेक और साहसी इंसान हो, परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 जरूरी बातें बताऊंगा। इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत लाभ होगा। पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरों के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना ही पड़े तो पहले उसे किसी जानवर को खिला दो। तीसरी बात, जिस पलंग पर बिस्तर पहले से बिछा हो उस पर मत सोना। अगर सोना हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लो। चौथी बात, अगर दुश्मनों के जाल में फंस जाओ तो नम्रता से पेश आओ और ज्ञान की बातों से अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करो। संत ने उससे कहा कि ये 4 बातें हमेशा याद रखना। संत की बातें सुनकर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक छोटे कछुए को लेकर उड़ रही है। अचानक वह कछुआ चील के पंजे से छूटकर नीचे गिर पड़ा। महेंद्र गुप्त ने उस छोटे कछुए को छटपटाते देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा, अगर मैं इस नन्हे कछुए की देखभाल करूंगा तो 2 फायदे होंगे। पहला, इस नन्हे जीव का जीवन बच जाएगा और दूसरा, संत की बताई पहली बात पूरी हो जाएगी कि यात्रा में 1 से 2 साथी अच्छे होते हैं। यह सोचकर राजकुमार ने उस छोटे कछुए को उठा लिया और उसे अपना साथी बना लिया। इस तरह वह दोनों साथ में यात्रा पर चल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार को एक शांत और सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए से कहा, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। यह कहकर महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनकी आदत थी कि जब कोई यात्री उस पेड़ के नीचे रुकता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें नोच लेता। जब सांप ने सोते हुए यात्री को देखा तो वह पेड़ से नीचे उतर आया और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमार महेंद्र गुप्त की तुरंत मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब कछुए ने महेंद्र गुप्त को देखा तो वह बहुत डर गया और अपने साथी को मृत देख रोने लगा। वह महेंद्र गुप्त के ऊपर बैठकर विलाप कर रहा था। उसी समय कौवा भी पेड़ से नीचे उतर आया। जैसे ही कौवा महेंद्र गुप्त की आंखें निकालने की कोशिश करने लगा, कछुआ उस पर झपट पड़ा और अपनी मुंह से कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवे ने बहुत कोशिश की लेकिन कछुए ने उसे कसकर पकड़ रखा था। कछुआ उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब कौवे ने सांप को आवाज दी। कौवे की पुकार सुनकर सांप वहां आ गया और उसने कछुए की पीठ पर पूरी ताकत से डंक मारा। लेकिन कछुए ने तुरंत अपना मुंह अंदर कर लिया। सांप ने बार बार कछुए की पीठ पर डंक मारा लेकिन हर बार कछुए ने अपनी सुरक्षा कर ली। जब सांप कछुए को काबू में नहीं कर सका तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि वह उसके मित्र कौवे को छोड़ दे। यह सुनकर कछुए ने कहा, तुमने मेरे मित्र को डस लिया है, अब मैं भी तुम्हारे मित्र को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे मित्र को बचा सकते हो तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। यह सुनकर सांप ने महेंद्र गुप्त के डसे हुए स्थान पर अपना मुंह रखा और वहां से सारा विष चूस लिया। सांप ने कहा, अब तुम्हारे मित्र का विष उतर गया है, अब मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने देखा कि महेंद्र गुप्त को होश आ रहा है और उनका शरीर फिर से सामान्य हो रहा है। यह देख कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। होश में आने के बाद कछुए ने महेंद्र गुप्त को पूरी घटना सुनाई कि कैसे सांप ने उन्हें डसा।
और उसने कौए और सांप से कैसे लड़ाई की। कछुए की बात सुनते ही महेंद्र गुप्त को संत की बताई पहली बात याद आ गई। यात्रा में एक से भले दो साथी बेहतर होते हैं। अपने मन में संत को धन्यवाद देते हुए महेंद्र गुप्त ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। कुछ दिनों तक चलने के बाद जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, अब मैं अपने देश पहुंच गया हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवा सकता हूं। मुझे उनसे बिछड़े बहुत समय हो गया है, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने कछुए को अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दे दी और खुद समुद्र किनारे उसी जंगल में रुक गए। यह वही जंगल था जहां राजकुमार ठहरे हुए थे। उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक ठग का परिवार रहता था। ठग के परिवार में उसकी 2 बेटियां और 4 बेटे थे। ठग की बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। अगर कोई राहगीर या यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कोई कीमती वस्तु होती तो ठग की बड़ी बेटी अपनी ज्योतिष विद्या से उसके बारे में जान लेती। उस दिन काफी समय बाद ठग की बेटी ने अपने आसपास भारी धन संपत्ति की गंध महसूस की। उसने अपने पिता से कहा, लगता है कि जंगल में कोई यात्री आया है। उसके पास 4 बहुमूल्य रत्न है। अगर आप लोग उस यात्री को यहाँ ले आए तो मैं उन रत्नों को उससे निकालने का काम कर लूंगी। अगर हमें वह रत्न मिल जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन उस यात्री को मारना मत। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उस यात्री की खोज में निकल पड़ा। ज्यादा दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखते ही उन्होंने समझ लिया कि यह वही यात्री हो सकता है जिसके पास 4 लाल रत्न हैं। उन्होंने महेंद्र गुप्त को पकड़ लिया और अपनी बड़ी बेटी के पास ले गए। ठग ने अपनी बेटी से कहा, अब यह तुम्हारा काम है कि इस आदमी से लाल रत्न निकालो। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उससे रत्न जरूर निकाल लूंगी। जब ठग की छोटी बेटी ने महेंद्र गुप्त को देखा तो वह उसे दिलो जान से चाहने लगी। पहली ही नजर में उसका दिल उस युवा राजकुमार पर आ गया। हालांकि अपने भाइयों के डर से वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसका मन घबराहट से भर गया। उसने महेंद्र गुप्त को बचाने का कोई तरीका सोचने की ठान ली। कुछ समय बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त के सामने परोसा। जैसे ही महेंद्र गुप्त ने थाली देखी और पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे संत की दूसरी बात याद आई। उसने थाली से थोड़ा खाना निकाला और एक कुत्ते के सामने रख दिया। जैसे ही कुत्ते ने वह खाना खाया, वह तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्र गुप्त ने वह खाना नहीं खाया। उसने सोचा कि संत की बताई दूसरी बात भी काम आ गई। ठग की बड़ी बेटी यह देखकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। उसने महेंद्र गुप्त से कहा, यात्री, तुम्हारे लिए ऊपर के कमरे में एक बिस्तर तैयार किया गया है, अब जाकर आराम करो। कई दिनों की यात्रा से थके हुए राजकुमार जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक साफ और अच्छी तरह से धुली हुई चादर बिछी हुई है। राजकुमार ने सोचा कि जो होना था सो हो गया, अब कई दिनों बाद आराम से सोने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने वाले थे, उन्हें संत की तीसरी सलाह याद आई कि परदेश में सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बिस्तर को झाड़ा तो वह हैरान रह गए। वह बिस्तर कच्चे सूती धागे से बना हुआ था, जिसके नीचे आग का एक कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कि कुएं में बड़े बड़े अंगारे धधक रहे थे। उन्होंने तुरंत समझा कि संत की तीसरी सलाह भी उनके लिए वरदान साबित हुई। वह यह सोचकर चौंक गए कि यह बिस्तर कच्चे धागे का क्यों बनाया गया था और उसके नीचे आग क्यों जलाई गई थी। महेंद्र गुप्त ने मन ही मन संत का धन्यवाद किया और पास में पड़ी एक टूटी खाट पर लेट गए। जो राजकुमार थोड़ी देर पहले शांतिपूर्ण नींद की उम्मीद कर रहा था, अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी जान खतरे में थी और वह सोचने लगा कि आज रात बच पाना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी को मौका मिला और वह महेंद्र गुप्त के पास आई। उसने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, लेकिन आज रात कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। उसने आगे कहा, आज रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। किसी भी तरह से अपनी जान मेरी बहन से बचा लो, लेकिन अगली बार मेरी बारी होगी और तब मैं तुम्हें निश्चित रूप से बचा लूंगी। यह कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खाकर निपट गए तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर के कमरे में गई। उसने सोचा कि तब तक यात्री आग में जलकर राख हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर गई और देखा कि यात्री खाट पर सुरक्षित और जीवित है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और गुस्से में कहा, ओ यात्री, या तो मुझे अभी अपने 4 रत्न दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगी।
यह सुनकर महेंद्र गुप्त को संत की चौथी सलाह याद आई कि अगर दुश्मन के जाल में फंस जाओ तो विनम्रता से और बुद्धिमत्ता से अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करो। उन्होंने सोचा कि आज की रात बचना मुश्किल है, लेकिन संत की चौथी सलाह को आजमाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने ठग की बड़ी बेटी से कहा, मेरे पास कोई रत्न नहीं है, अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम्हें उसी तरह पछताना पड़ेगा जैसे एक बंजारे ने अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने गुस्से में पूछा, यह बंजारा कौन है और यह कुत्ते की बात क्या है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, तुम नहीं जानती? तो सुनो, एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाला हुआ था। वह कुत्ता बहुत ही समझदार और वफादार था। बंजारा अपने कुत्ते को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि बंजारे का पूरा परिवार कटक नाम की एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। इस बीमारी के कारण बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। हताश बंजारा अपना कुत्ता लेकर आगरा के एक साहूकार के पास गया। उसने साहूकार से कहा कि वह उसके कुत्ते को गिरवी रखकर 10,000 रुपये उधार दे। राजकुमार ने कहानी जारी रखी। उस समय 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पहले तो साहूकार ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने बंजारे को पैसे दे दिए। कुछ समय बाद एक रात डाकू साहूकार के घर में घुस आए। बंजारे का कुत्ता यह सब देख रहा था। कुत्ते ने सोचा कि अगर भौंक दिया तो परिवार के सभी सदस्य जाग जाएंगे और ये डाकू उन्हें भी मार देंगे। इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ देखते हुए कोई शोर नहीं मचाया। जब डाकू चोरी का सारा धन लेकर सेठ के घर से बाहर जाने लगे तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। सेठ के पास इतना धन था कि डाकुओं को उसे बाहर निकालने में बहुत समय लग गया, लेकिन अब वे इसे ले जाने में असमर्थ थे। डाकू सोच में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि धन को एक तालाब में छुपा देते हैं और बाद में इसे निकाल लेंगे। उन्होंने चोरी का सारा धन तालाब में छुपा दिया। कुत्ते ने डाकुओं की सारी हरकतें देखीं और फिर चुपचाप वापस घर लौट गया। सुबह होते ही सेठ के घर में हड़कंप मच गया। यह पता चला कि डाकू सारा धन लेकर भाग गए थे। सेठ जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। रोते हुए सेठ ने कहा, मैंने सुना था कि बंजारे का कुत्ता बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन यह गद्दार तो एक बार भी नहीं भौंका। इतने में ही बंजारे के कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ ली और उसे खींचने लगा। कुत्ते की यह हरकत देखकर वहां खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसे सुनना चाहिए। सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें लेकर उसी जगह पहुंचा जहां डाकुओं ने रात में चोरी का धन तालाब में छुपाया था। कुत्ता तालाब में गया और अपने मुंह में सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर बाहर निकला। यह देखकर सेठ के नौकर तुरंत तालाब में कूद गए और चोरी का सारा धन बाहर निकाल लिया। ये सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुत्ते से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और एक पत्र लिखा, भाई बंजारे, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे 10,000 रुपये का धन वापस दिलाया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे कुत्ते का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर तुम्हें और 10, 20 या 500 रुपये की जरूरत हो तो मुझसे आकर ले लेना। सेठ ने कुत्ते के गले में वह पत्र लटकाया और नम आंखों से उससे विदा किया। 4-5 दिन भटकने के बाद जब कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा तो उसे देखते ही बंजारे का गुस्सा भड़क गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें सेठ के पास गिरवी रखा था और तुम वहां से भाग आए। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। गुस्से में अंधा होकर बंजारे ने अपनी पिस्तौल निकाली और कुत्ते को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बंजारा कुछ देर वहीं सिर पकड़कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर कुत्ते के गले में लटके कागज पर पड़ी। उसने वह कागज निकाला और पढ़ा। कागज पढ़ते ही बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। वह पछतावे से भर गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। महेंद्र गुप्त ने अपनी कहानी खत्म की। सुबह होने लगी थी। तभी ठग की बड़ी बेटी ने कहा, आज तो तुमने मुझे बातों में उलझाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त जीवित और बिल्कुल सुरक्षित है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए उसने ऊपर से कहा, बहन, चिंता मत करो, मैं आज इस लाल को लिए बिना वापस नहीं आऊंगी। दिन बीता और रात हो गई। फिर ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है कि तुमने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करती हो?
इस पर ठग की छोटी बेटी ने कहा, यह हमारा रिवाज है कि मेरे भाई और पिता यात्रियों को पकड़ते हैं और हम बहनें अपनी चतुराई से उनसे उनका सामान छीनकर उन्हें मार डालते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तुम्हारी पूरी तरह से गुलाम हूं। जैसा तुम चाहो वैसा करो। ये सुनकर महेंद्र गुप्त ने कहा, प्रिय, मुझे भी पहली नजर में तुमसे लगाव हो गया था। मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर वे लाल कहाँ हैं? महेंद्र गुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वे 4 लाल मेरी जांघ में हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें निकाल सकती हो। महेंद्र गुप्त की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी ने कहा, प्रिय, वे लाल तुम्हारे लिए शुभ हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हूं। मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। महेंद्र गुप्त ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह सही है, लेकिन यह प्यार और मोहब्बत की बातें बेकार हो जाएंगी अगर हमारे शरीर में जान ही नहीं बची। जब तुम्हारे पिता और भाई को यह सब पता चलेगा तो हम दोनों के लिए खतरा होगा। इस पर ठग की बेटी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल भी है। आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम यहाँ से भाग चलेंगे। हम इतनी दूर चले जाएंगे कि मेरे भाई और पिता कभी भी हमें खोज नहीं पाएंगे। महेंद्र गुप्त ने पूछा, लेकिन यह सब कैसे होगा? ठग की बेटी ने कहा, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं। एक दिन में 60 कोस चलती है और दूसरी पूरे दिन में 100 कोस। तुम बड़ी ऊँटनी खोल लेना। मैं तब तक हमारे लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान तैयार कर लूंगी। आधी रात को हम निकल जाएंगे। महेंद्र गुप्त ने रात में गलती से छोटी ऊँटनी खोल दी। ठग की बेटी सामान सहित ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों भाग निकले। ऊँटनी ने चलते चलते 60 कोस का सफर तय किया और जंगल के बीच रुक गई। यह देख महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी हैरान रह गए। ठग की बेटी बोली, यह तो मुसीबत है। तुमने रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की बजाय छोटी ऊँटनी खोल दी। अब मेरे पिता और भाई जल्द ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। सुबह होते ही ठग ने देखा कि उसकी बेटी और यात्री गायब हैं। वह समझ गया कि यात्री उसकी बेटी को भगा ले गया है। उसने अस्तबल जाकर देखा तो छोटी ऊँटनी गायब थी और बड़ी ऊँटनी वहीं थी। वह तुरंत बड़ी ऊँटनी पर सवार हुआ और तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां महेंद्र गुप्त और उसकी बेटी रुके हुए थे। महेंद्र गुप्त ने ठग को आते देखा तो घबरा गया। उसने कहा, देखो, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? ठग की बेटी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेंगे, मैं बड़ी ऊँटनी पर चढ़कर उसे तुम्हारी शाखा के नीचे लाकर खड़ा कर दूंगी। फिर तुम कूद कर उस पर बैठ जाना और हम दोनों बच जाएंगे। महेंद्र गुप्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में ठग वहां पहुंच गया। ठग की बेटी ने अपने पिता से रोते हुए कहा, इस दुष्ट ने मुझे धोखा दिया और यहाँ लेकर आ गया। इसे हरगिज मत छोड़ना। ठग गुस्से में आ गया और महेंद्र गुप्त को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही ठग पेड़ पर चढ़ा, उसकी बेटी बड़ी ऊँटनी पर चढ़ी और उसे पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। महेंद्र गुप्त ने मौके का फायदा उठाया और ऊँटनी पर कूद कर बैठ गया। महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी कई दिनों तक सफर करते हुए एक शहर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना घर बसाया और सुख शांति से रहने लगे। जब महेंद्र गुप्त का वनवास खत्म हुआ तो वह अपनी पत्नी को अपने राज्य ले गया और उससे विवाह कर लिया। महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन तब सबसे मजबूत होता है जब उसमें बुद्धिमानी, धैर्य और निस्वार्थता का समावेश हो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, सही निर्णय, धैर्य और आपसी विश्वास से हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है।